हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, तो हम लोग जिसमें हम लोग पढ़े थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब सबको पता होगा ना, कि और हम जो भी कोई सामान खरीदते हैं और उसका जो रेट लगता है उसी को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या है। तो यहाँ दे रहा है इस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, और सपोज करिए हम कोई एसेट्स खरीदे और उसका रेट कितना है 50 है, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा तो क्या उससे कम हम रेट लगा के उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि 50 साल का 40 साल लगा के रिकॉर्ड करेंगे। अगर जो 10 साल बाद ही हो गया, तो जब अगर हम खरीदे थे 50 हजार में, तो क्या हम दिखाएंगे नहीं हम 10 हजार में खरीदे थे। कितना दिखाएंगे? 50 हजार ही दिखाएंगे। आगे कह भी रहा है कि जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर का यानी कि 50 हजार में खरीदा है, तो उससे हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 50 हजार में ही रिकॉर्ड करें। कि अगर जो आप 2 साल पहले कोई फर्नीचर खरीदे थे और उसका रेट कितना था 50, और वही आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर दिया, फिर किसी कारण से दोबारा आपको रिकॉर्ड करना पड़ा, तो क्या तब आप रिकॉर्ड करेंगे आपने 40 हजार में खरीदा है, कितना वैल्यू रहेगा उसका? 50 हजार ही रहेगा। भले से आपका वो वस्तु खत्म हो गया और नष्ट हो गया हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप कितना में खरीदे थे वही आपका ओरिजिनल कॉस्ट की एंट्री करना ही क्या कहलाता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपने खरीदा कितने रुपए में? 50 हजार। कितना हम खरीदे? 50। और बाद में आप इसकी एंट्री कर दिए 40 हजार। कितना हम कर दिए? 40 हजार। तो उस समय का तो आपका 10 हजार ये प्रॉफिट दिखाएगा ना। तो 10 हजार आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो वही कॉन्सेप्ट कहता है, यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका, कि जब आप जितना में वस्तु को खरीदेंगे उतना ही आप ओरिजिनल वस्तु में भी क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। चाहे आपका 2 साल बाद हो चाहे 4 साल बाद हो, लेकिन आप उसकी एंट्री करेंगे तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट का ही एंट्री करेंगे। वही कहलाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और जब आगे जाएंगे तब आगे मिलेगा क्या? आगे कह रहा है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अब ये डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो जैसे हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं ना, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट आता है। क्या आता है? डेबिट और क्रेडिट, इसके दो पक्ष हो जाते हैं। क्या? तो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। कि अगर जो हमारा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में कितने पक्ष हो जाएंगे? दो। अब कौन सा दो होगा? तो कह रहा है पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट का होगा। कि अगर जो दो हम अकाउंट ले रहे हैं, तो हमारा दो अकाउंट क्या होगा? तो पहला अकाउंट आपका होगा डेबिट का, तो दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट का। जैसा हम ये कहें कहीं अगर जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जब हम उसको पैसा देंगे वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आ रहा है समझे ना? तो क्या जितने का वैल्यू है, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसका जो वैल्यू, इससे हम कम रेट देंगे। अगर जो हम उससे 10 रुपए की सामान ले तो 10 रुपया ही देंगे। तो डेबिट 10 का हुआ तो क्रेडिट भी कितने का होगा? 10। आगे कह रहा क्या? डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर। कि और जो डेबिट वैल्यू होगा ना, वो क्रेडिट पक्ष के वैल्यू के क्या होती है? बराबर होती है। कभी कम या ज्यादा नहीं। कम होगा तो भी एंट्री आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, और यदि अधिक होगा तो भी आपका एंट्री एक्सेप्ट नहीं है। फिर कह रहा क्या? जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, कि यदि हम क्या करते हैं कोई गुड्स खरीदते हैं कैश में। क्या खरीदते हैं? जैसे हम मान लेते हैं कि एक गुड्स हमने ले लिया, क्या? कंप्यूटर ले लिया। क्या खरीद लेते हैं? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं तो कैश खरीदते हैं, तो उसको हमने पैसा कितना दिया? सपोज करिए कि आपने दिया उसको 1 हजार। कितना दे दिया उसको? 1 हजार। तो क्या आप उसको पैसा 1 हजार देंगे? 1 हजार का कम का आप सामान लेंगे? कितने का सामान लेंगे? 1 हजार का। तो वही कह रहा है कि जैसे आपने क्या किया हो कि एक गुड्स परचेज किया हो कैश, फिर कह रहा है इट रिसीव गुड टू गुड्स ऑफ सेम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल टू वैल्यू। कि जितना आपको वैल्यू मिलेगा, जो आपने सामान खरीदा उसका जितना वैल्यू मिला है, वही वैल्यू आप क्या करेंगे? कैश में उसको बराबर।
कि जितना आप पैसा देंगे उतने का ही आप सामान लेंगे, उससे कम या ज्यादा। वही आपका होता है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि आप कहीं भी सामान खरीदने जाए तो उसमें दो अकाउंट जरूर है, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हुए इसी पेज में आपको मिलेगा अकाउंट। क्या मिलेगा? अकाउंट। पूरे अकाउंटिंग में कुछ और इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है अकाउंट। क्या आता है? और इस अकाउंट में आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं? गोल्डन। अब इसका गोल्डन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यदि अकाउंटिंग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यदि यूज होने वाला है इसी रूल का होने वाला है। कैसे? तो आप लोग डेबिट क्रेडिट कुछ ना कुछ करते हैं ना, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, वो सारा किसके माध्यम से होता है? गोल्डन रूल के माध्यम से। यानी कि पूरे अकाउंटिंग में सबसे अहम भूमिका है तो वो किसका है? इसी रूल का है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गोल्डन रूल। क्या रखा गया है? गोल्डन। कि सबसे ज्यादा अगर जो जरूरी है वो क्या है आपका? गोल्डन रूल। आ रहा है समझे ना? तो जो अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट में कि पहला पक्ष डेबिट का होगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट का, तो ये सारा आप किसके माध्यम से करेंगे? गोल्डन रूल के माध्यम से। कि कब किस केस में आपको डेबिट करना होगा और कब किस केस में आपको क्रेडिट करना होगा। और फिर आगे आ रहा है क्या? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब कर इसमें क्या, इससे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेज को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। कि कोई भी अगर जो बिजनेस है उस बिजनेस में क्या होगा? एक समय अंतराल मिलेगा। समय अंतराल हमने आपको बताया मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है और हाफ ईयरली हो सकता है और ईयरली हो सकता है। आ रहा समझे ना? मंथली सबको पता है ना, जो पर मंथ दिया दिया जा रहा है, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई, ये आपका क्या हो जाएगा? मंथ। और क्वार्टरली क्या आपको 3 महीने में एक बार देना होगा। 3 महीने में कितने बार? एक बार स्टेटमेंट देना होगा। और हाफ ईयरली क्या है कि 6 महीने में आपको एक बार देना होगा। और ईयरली क्या है, जो पूरे एक साल में एक बार तैयार करना। वही आपका क्या है? फाइनेंशियल एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसके माध्यम से आपको स्टेटमेंट तैयार करना होता है। फिर कह रहे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट यानी कि ईयर या क्वार्टरली रखना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर या कंपेयर किया जा सके। कि अगर जो आपका बिजनेस है और अपने बिजनेस में आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड के अनुसार एक शॉर्ट टाइम ही ले लिए, चाहे आप मंथली ले लिए, चाहे क्वार्टरली ले लिए, चाहे ईयरली ले लिए, आप उस समय क्या करेंगे, यदि कोई एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे ना, तो आप आसानी से अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। जैसे वो मेच्योर है कि नहीं है, कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा पिछले साल किस पोजीशन पे था और इस साल किस पोजीशन पे। लेकिन कब पता कर पाएंगे? जब आप कोई अकाउंटिंग करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। ये एक टाइम के अनुसार एक टाइम अंतराल दिया गया हो और उसी टाइम अंतराल के बाद आपको क्या करना, अपने बिजनेस में किसी का भी कोई भी अकाउंटिंग रूल उसको पता लगाना। आ रहा समझे ना? उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। फिर आपको आगे मिलेगा क्या? ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। कि आपका एक एविडेंस हो जाता है, एक साबुत हो जाता है। क्या? कहीं से वो जो आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसका एक, अगर जो आपको एक इनवॉइस मिला है तो आपके पास एक क्या रहेगा? एविडेंस रहेगा, हाँ ये जो गुड्स हमने आप ही के यहाँ से खरीदा। अरे समझे ना? कई जगह ऐसे आप लोग देखे भी होंगे कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उस पे कहता है कि नहीं ये जो वस्तु है आपका, इसमें इतने महीने का गारंटी है। अरे समझे ना? लेकिन वो हमको कोई एविडेंस नहीं देता है, कोई इनवॉइस नहीं देता है। और दोबारा जब यदि वो खराब हो जाए तो हम लेके जाते हैं, वो हमसे सबसे पहले एविडेंस पूछता है, कोई सबूत है आपके पास कि हमने आपको क्या किया है, 3 महीने का या 6 महीने की इसमें कोई गारंटी दिया है। इसीलिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं ना, तो उस पर सबसे पहले डेट डालते हैं। क्या करते हैं लोग? डेट डालते हैं, ताकि इस डेट से लेकर के और इस डेट के बीच आपका लिमिटेशन रहेगा तो आपका वो सामान वापस होगा। और यदि उससे कहीं अल्टर हुआ तो आपका वो सामान वापस नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक में कोई सामान जाइए खरीदने के लिए, अगर जो आप मिलेगा कि हाँ इसमें 3 महीने की गारंटी है, तो आपको अगर डेट लिख के दे रहा है ना मेंशन करके, वो कहेगा देखिए डेट मिटना नहीं चाहिए, और ये डेट मिट जाएगा तो आपका गारंटी चाहे वारंटी भी क्या हो जाएगा? खत्म। आ रहा समझे ना? तो जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? एक एविडेंस हो जाता है।
कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस या वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। किसके आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए कि आपके पास से कोई एविडेंस है, उस एविडेंस के हिसाब से चाहे आप इनवॉइस ले लीजिए और चाहे आप वाउचर ले लीजिए, उसी के आधार पर आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कि जब भी आपके बिजनेस में कोई इशू हो तो आप एक एविडेंस के रूप में उसको क्या कर सकें, कहीं भी कोर्ट में आसानी से पेश कर सकें। कई आप लोग ऐसे सामान खरीदेंगे ना जहाँ पे पक्का इनवॉइस नहीं मिलता, नॉर्मली इनवॉइस मिलता है, तो उसके नीचे लिखा गया होगा कि यह इनवॉइस कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं। कितने लोग देखे आ रहा है समझो ना, जब आप कोई भी अगर सामान खरीदते हैं वैसे जगह पे, जब आपका अगर जो बिल बना हुआ है ना, तो जस्ट इसके नीचे वाले पेज में ये लिखा गया होता है। देखिए आप लोग, देखिए जिसको कैश मेमो कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, कैश मेमो। जब जाइएगा ना किसी भी जनरल बुक डिपो पे, तो वहां पे जाने के बाद पूछिए थोड़ा एक कैश मेमो दीजिएगा और कैश मेमो पे नीचे पढ़ लीजिएगा, लिखा होता है कि यह कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं। कई सारे आप लोग डॉक्टरों का पर्ची देखे होंगे, देखे हैं लोग, उसमें नीचे भी साफ साफ शब्दों में लिखा गया होता है कि यह कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है, कि अगर जो कोई इशू होता है तो आप इसके माध्यम से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और देखिए इसमें कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए, कि आपके पास क्या है एविडेंस, ये मानकर आपको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर कह रहा है क्या, डॉक्यूमेंट ऐसे होना चाहिए जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। यदि आप कोर्ट में जा रहे हैं ना, तो एक सबूत के रूप में, एक एविडेंस के रूप में वहां पे क्या किया जा सके, रखा जा सके। अब ऐसा नहीं हो कि जो आपका पहले से ही लिख दिया गया हो कि यह कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है, और यदि आप उसको लेके जाएंगे कोर्ट में, क्या वो मान्य होगा, नहीं। तो कभी भी आप ये मानकर एंट्री करेंगे वाउचर में या इनवॉइस में कि आपका जो भी इनवॉइस है ये लंबे समय तक क्या होगा, कि एक सबूत के रूप में आपके पास, तो दिक्कत इसमें। और उसका आपका आता है क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या आता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रिवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रिवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। जैसे कि आपने जो है कितना टोटल खर्च किए, अगर जो आप एक साल में एक अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड में यदि आपने कमाया कितना, 10,000, आपने कितना कमाया, 10,000, तो इस 10,000 को कमाने में आपने कितना खर्च कर दिया, उसको मैच कराना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी है, कि क्या पता आपने 10,000 को कमाने में कहीं हो सकता है 20,000 का खर्च कर दिया, आप लॉस में जाएंगे प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस में। लेकिन आप ये कब पता करेंगे, जब दोनों को मैच कराएंगे तब तो, कि आपने कितना कमाया है और उसको कमाने में आपने कितना खर्च किया। अब वही कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रिवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रिवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सके कि उसका वास्तविक रिजल्ट क्या आया है। कि अगर जो आप 10,000 खर्च किए हैं, ये 10,000 कमाए हैं और इस पे 10,000 आपने खर्च ही कर दिया, तो आपका वास्तविक पोजीशन पता तो लगेगा ना, कि अभी तक आप इस अकाउंटिंग पीरियड में आप 1 भी रुपए के प्रॉफिट में नहीं। आ रहा है समझ में ना। लेकिन अगर जो मैच नहीं कराएंगे तो आपको तो यही लगेगा ना कि हमने खर्च कम किया और कमाया ज्यादा है, यही तो महसूस होगा ना। लेकिन वास्तव में जब आप मैच कराएंगे तब तो आपको पता लगेगा ना। फिर आ कह रहा है जैसे कि हम बिजनेस में फैक्ट्री रेंट कितना दे देते हैं, 10,000 देते हैं, यानी कि जो हमारा फैक्ट्री रेंट है ना, जो हमारा बिल्डिंग का रेंट है, वो हम कितना दे दिए, 10,000। तथा स्टाफ का सैलरी और अन्य खर्च मिलाकर हम कितना दे दिए, 90,000 किया हो, और उस मंथ में टोटल सेल कितना 2 लाख किया हो, तो मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख। अब वही कह रहा है कि प्रॉफिट बराबर आपका क्या होगा, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कि आपका प्रॉफिट कब माना जाएगा, कि जब आपने जितना कमाया हो उसमें से आप क्या करेंगे, जितना आपका आपने खर्च कर दिया उसको माइनस करेंगे, और जो पैसा बच जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा,
प्रॉफिट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। अब सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपने टोटल कितने का सेल किया है? टोटल कितने का सेल कर दिए? 2 लाख। और 2 लाख कमाने में हमने कितने का खर्च किया है? तो 10,000 हमने रेंट दिया। 10,000 क्या दिए हैं? और बाकी का जो 90,000 है ना, हमने क्या किया? स्टाफ का सैलरी दिया, अन्य कुछ ऑफिस के लिए खर्च आ गए। ये सभी खर्च हमने टोटल कितना कर दिया? 1 लाख। जब ये टोटल खर्च हमने 1 लाख किया, तभी तो जाकर हम 2 लाख कमाए हैं ना। तो क्या वो टोटल हमारा 2 लाख माना जाएगा कमाई? नहीं। जब हम क्या करेंगे, जितना हमारा रिवेन्यू हुआ, कितना रिवेन्यू हुआ है? 2 लाख। अब इस 2 लाख में से हम क्या करेंगे? 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 लाख। अब यही 1 लाख हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। ये क्लियर है सबको ना? चलिए, तो अभी तक इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है? पहला तो हमने पढ़ा क्या? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या था कि जब अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं ना, तो 2 साल बाद भी हम क्या करेंगे? उसकी वही सेम वैल्यू की एंट्री करेंगे, उससे कम एंट्री नहीं करेंगे। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का अनुसार क्या होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करने जाएंगे ना, तो हमारे बिजनेस में 2 पक्ष हो जाएंगे। पहला पक्ष कौन सा है? डेबिट का, और दूसरा पक्ष क्रेडिट का। तो कभी भी डेबिट और क्रेडिट पक्ष का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर आता है, कभी भी कम नहीं होता। और उसके बाद हम आएंगे क्या? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में। तो इस कॉन्सेप्ट का अनुसार हम क्या कर सकते हैं? एक अकाउंटिंग पीरियड में हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जिस स्टेटमेंट के अनुसार हम अपने बिजनेस का पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, सही चल रहा है बिजनेस, कि हमको क्या करना होगा? अपने बिजनेस में खर्च को कम करना होगा, सेल को बढ़ाना होगा, तब हमारे बिजनेस का क्या होगा? मेंटेनेंस सही रहेगा। और फिर आगे हमने पढ़ा क्या? ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। कि एक उद्देश्य हो जाता है कि हमारा क्या होगा कि जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, ये मानकर ट्रांजेक्शन करेंगे कि जो भी हम बिल निकालेंगे, जो भी इनवाइस निकालेंगे, ये एविडेंस के रूप में रहेगा, कि हम उसको क्या कर सकते हैं? कोर्ट में भी आसानी से हम ला के पेश कर सकते हैं। कि और जो कोई इशू हुआ, हम क्या कर सकते हैं? एक एविडेंस के रूप में, एक साबूत के रूप में हम आसानी से ला के कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। और अगला हमने पढ़ा क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हम जो खर्च करेंगे ना, यानी कि जितना हम कमाए हैं, और उसको कमाते समय हम जितना खर्च किए हैं, उस खर्च को जब माइनस करेंगे या मैच कराएंगे, जो पैसा बचेगा वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये किसके माध्यम से पता लगेगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से। क्लियर है सबको ना? और फिर आता है क्या? रिलीसेशन कॉन्सेप्ट। अब रिलीसेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? तो कह रहा है इसमें, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रिवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट को कंसाइडर किया जाएगा जिसे डेट में इनकम रिसीव। अब एक चीज बताइए कि हमने क्या किया हो, आज के डेट में कोई सामान हमने 10 रुपए का क्या कर दिया? सेल कर। तो ये आज की डेट में ही हमारा इनकम हुआ ना? आज के डेट में ही तो इनकम होगा ना। अगर हम आज की डेट में न करें, और हम 3 महीने के बाद इसका इनकम दिखाएं, और 3 महीने के पहले हमने क्या कर लिया? अपना एक स्टेटमेंट निकाल लिया, तो वो इस महीने के लिए, जिस महीने में हम लिए रहेंगे, उस महीने में लॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं रिलेशेशन कॉन्सेप्ट में, कि जिस महीने में आपने जिस डेट को आप सेल किए रहेंगे, उसी डेट को आप इनकम दिखाएंगे, उससे ज्यादा कहीं डेट आगे लेकर के नहीं जाएंगे। जैसे अब ये डेट हम लोग दिखाएंगे ही क्यों? सपोज करिए कि आज के डेट में, यानी कि 19 तारीख को आपने क्या कर दिया? 10 रुपए का कोई सामान सेल कर। कितने रुपए का? 10 रुपए का कोई सामान सेल कर। अब जिससे भी आपने सेल किया है ना, वो कह रहा है कि टोटली हमारा क्रेडिट बेस पे रहेगा, और ये पैसा जो हम आपको 2 दिन या 10 दिन के बाद देंगे। आ रहा है समझे ना? तो पहले इसकी एंट्री हम अपने उस डेट को करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब जब भी वो देगा बाद में उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन पहले ये इनकम हम जिस डेट को बेचेंगे, या जिस डेट को हमको इनकम होगा, उसी डेट को दिखाना होगा नहीं दिखाना? तो वही हमारा क्या कहलाएगा? रिलीसेशन कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है आगे क्या? यानी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसाइडर किया जाएगा जिससे डेट में इनकम रिसीव। फिर आगे कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, दे रहा है यहाँ पे, 100 रेवेन्यू को मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि हम ये नहीं समझे कि 100 यानी कि अब रिसीव नहीं हुआ है, हम इसका रिकॉर्ड नहीं करें। अगर हम 10 रुपए का कोई सामान सेल कर दिए,
और इसका पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ तो भी इसका एंट्री हमको करना होगा। हम ये नहीं कहेंगे नहीं अभी रिसीव नहीं हुआ, जब रिसीव हो तब इसका एंट्री करेंगे। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका अकाउंटिंग वहां पे क्या होगा, गलत होगा। और जब अकाउंटिंग ये गलत होगा तो आपका सारा ट्रांजेक्शन वहां पे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे मिसमैच होने लगेगा। और वहीं पे आपका जो प्रॉफिट में जाने वाला होगा, हो सकता है आपका ज्यादा लॉस में दिखाने लगे या हो सकता है आपका ज्यादा प्रॉफिट में दिखाने लगे। अगर जो ज्यादा प्रॉफिट में दिखाने लगेगा तो भी प्रॉब्लम है। आप ये समझे नहीं हमने जितना भी किया वो सारा सही सही है, और अगले साल जब आप वही पोजीशन लेकर के चलेंगे तो हो सकता है आपका बिजनेस में और ज्यादा लॉस हो। आ रहा है समझ में ना? तो वही आपका क्या कहलाता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। फिर अगला आता है क्या, लीगल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, तो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट्स लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। कि अगर जो हम कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही होना चाहिए। अगर जो आप कोई भी सामान खरीदते हैं और आपको यदि उसके ऊपर कोई क्या गारंटी या वारंटी कुछ मिलता है तो क्या एक लिमिटेशन के बाद भी आप वापस कर सकते हैं। एक डेट मेंशन आपके सामने होगा कि नहीं होगा। एक साल के लिए तो आपका एक लीगल रिक्वायरमेंट वहां बनेगा, आपने एक साल के लिए ही लिया। अगर जो एक साल से आप एक दिन भी ज्यादा कर देते हैं और यदि आप उसके ऊपर कोई भी अगर जो आप कोर्ट में लाके करते हैं तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि आपके पास एक लीगल पहले से ही क्या है, एविडेंस है कि आपको एक साल के लिए ही दिया गया है, एक साल से ज्यादा के लिए नहीं दिया। तो आप क्या, आप जब भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस अकाउंटिंग पीरियड में एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसका एक समय अवधि हो, उस समय अवधि के बाद से आप उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। फिर आगे आता है आपका क्या, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। बता दें कि रहने दें, ये एक है बता दे रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब कह रहा है क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न या फिर क्या कह रहा है, जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। कि जब भी आपने क्या किया हो कि अगर जो कोई सामान सेल कर दिए हो तो सेल करते समय आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो 2 साल के बाद पैसा देगा तब जाके आप उसको रिकॉर्ड कर। तो ये आपका अकाउंटिंग में क्या होगा, मिसमैच दिखाएगा नहीं दिखाएगा। मिसमैच क्या दिखाएगा, आपने 10 रुपए का सामान तो सेल कर दिया लेकिन वो पैसा आपने रिसीव किया है कि क्रेडिट बेस पे आपने उसमें दिखाया नहीं। अब वही कह रहा है कि जब आपको जनरेट करना होगा, जब आपने सेल कर दिया तभी आपको जनरेट का रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि जब उसका रिवेन्यू प्राप्त होगा। पता नहीं कब प्राप्त होगा तब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपका डेट क्या होगा वहां पे, गलत होगा। फिर कह रहा है ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। खर्च होने का मतलब क्या, आप समझिए कि अगर जो हमको ये पता है कि आज हम जाने वाले हैं पडरौना और पडरौना कोई सामान खरीदेंगे तो हमारा वहां पे एक्सपेंस होगा। जब हम खरीद के लाएंगे तभी तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना। नहीं तो पता चले कि आज हम 10 रुपए का रिकॉर्ड कर दिए और वहां पे गए तो वहां पे ट्रांजेक्शन हुआ कितने रुपए का, 15 रुपए। तो आएंगे फिर दोबारा हमको करना होगा नहीं करना होगा। तो कब हम करेंगे उसका एंट्री, जब हम एक्सपेंस कर लिए रहेंगे। कोई अगर हमको रिवेन्यू प्राप्त हो गया रहेगा तभी हम उसकी एंट्री करेंगे, उससे पहले हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो वही आपका होता है क्या, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट के बारे में। यदि हम अकाउंटिंग करने जाएंगे इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना होगा, इतना सब लोग कर ले जाएंगे ना। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग टर्म पढ़े हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़े, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन परिचय उसका, फिर अकाउंटिंग टर्म और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। कि जैसे कि अभी हम लोग डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं ना, कि कितने पक्ष होते हैं, पहला पक्ष डेबिट का और दूसरा पक्ष क्रेडिट का। तो कब हमारा पक्ष डेबिट होगा और कब हमारा पक्ष क्रेडिट होगा, ये यदि हमको करना होगा तो उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे ज्यादा अगर जो हमारे गोल्ड इसमें जरूरी है तो टाइप्स ऑफ अकाउंट ही है। कि और हम कभी भी अकाउंट करने जाएंगे ना, आप ट्रांजेक्शन करने जाइए, आप बैंक में पैसा जमा करिए और बैंक से पैसा निकालिए तो बार बार आपका डेबिट और क्रेडिट का मैसेज आता है। आ रहा समझे ना। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जमा करते हैं तो डेबिट आता है क्रेडिट आता है, और निकालते हैं तो डेबिट आता है तो क्रेडिट आता है। यदि डेबिट आता है तो क्या पाने वाला हुआ और क्या देने वाला हुआ।
यदि क्रेडिट आया तो फिर क्या पाने वाला हुआ या क्या, यानी कि डेबिट के पक्ष में क्या होगा और क्रेडिट के पक्ष में क्या होगा। ये किसके माध्यम से होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट के माध्यम से। और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल। यानी कि ये कितने टाइप्स के अकाउंट हो जाएंगे, पहला क्या होगा पर्सनल, दूसरा होगा रियल और तीसरा होगा नॉमिनल। ये क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग क्या करना होगा, जितना भी हम पढ़ाएं ये घर से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा चीज कि आप लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट आगे पढ़ करके ही आइए। जब पढ़ के आएंगे पहले से और जब हम यहाँ बताएंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे ना, अब आप लोग थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए इधर, आगे आपको सारा एक ट्रांजेक्शन ही दिखाई देगा, दिख रहा है ना, कि कब किसने क्या किया, कब किसने क्या नहीं किया। ये सारा किसके माध्यम से होगा, तो गोल्डन रूल के माध्यम से होगा, कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो ये कब आप कर पाएंगे, जब आपको गोल्डन रूल पता होगा। यदि गोल्डन रूल पता नहीं है तो आप वहां पे इसकी एंट्री नहीं कर। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये चीज, कि आप ये थोड़ा सा आगे पढ़ करके ही आइएगा, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना पढ़िएगा, आज के लिए बस इतना ही।